प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग जहाँ पे क्लास छोड़ी थी। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्या क्या है, पहले एक बार रिकॉल कराता हूँ। एक तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोगों ने समझा बहुत अच्छे से, और इकोनॉमिक्स की कुछ फेमस डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों की। डेफिनेशंस में लाइक वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी, स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी, डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी। ये कुछ हमारी फेमस डेफिनेशन थी। इसके अलावा हमने समझा था रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है। इनको मैंने सिंपल से टर्म्स में आपको डिफाइन करना सिखाया था। साथ ही मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है और उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। फिर मैंने जाते जाते आपको एक चीज़ सिखाया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे कहानी ख़त्म मैंने लास्ट क्लास में की थी शायद। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीज़न है कि हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड होती है। हमारी वांट्स मतलब हर किसी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है जितना होता है उसके पास। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हर किसी के पास ही लिमिटेड होते हैं, और हम इसके कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी को एफिशिएंट बनाने के लिए या बेटर बनाने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड हमने किया, यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने, अच्छा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मतलब वर्बली क्वेश्चन पूछता है टीचर आपसे कि हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास एग्जैक्ट रीज़न क्या है या सॉलिड रीज़न क्या है। मैं भी ट्राई करूँ, क्या पता मिल जाए मैं जब तक लिख रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइक्रोज एंड मैक्रोज। मिला क्या आंसर, अभी टाइम है, जब मेरे बोलने से पहले अगर बता देना तो बता देना। माइक्रोज एंड मैक्रोज बेसिकली ये लिखा है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक में हम ऐसे लिखते हैं, और इंडियन लैंग्वेज में हम इसको कैसे लिखेंगे, MICRO, दैट इज़ माइक्रो। एंड इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैक्रो। यानी कि कहने का मतलब ये जो माइक्रो वर्ड है ये कहाँ से ऑरिजिनेटेड हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से। क्लियर। और सेम एज इट इज जो मैक्रो वर्ड है ये कहाँ से ऑरिजिनेटेड है, ग्रीक लैंग्वेज से, है ना। आपको याद होगा, आप लोग माइक्रोस्कोप बोलते हो जब आप 10th में थोड़ा साइंस पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था 60-65 में, जहाँ पर हम कार की छिल्ली वगैरह मतलब जो भी बोलते हैं साइंस में, इतना आता नहीं मेरे को, जिसमें हम देख से छोटा छोटा, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो आपने कभी देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड आपने सुना है, क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब देखो यहाँ पर हम छोटे छोटे की बात तो नहीं करते हैं, हम यहाँ पर एक वर्ड देखो, दोनों को कॉमन करो। मैंने लास्ट क्लास में शायद बताया था आप लोग को, दोनों को कॉमन करो। कॉमन अगर करोगे तो क्या दिखाई देगा यहाँ पर, आई, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए। अदरवाइज तो स्पेलिंग सेम है कि नहीं। और आई मतलब इंडिविजुअल बोलो या फिर स्मॉल बोलो या फिर लोअर बोलो, ठीक है, या मिनिमम बोल लो, ठीक है, या माइक्रो बोल दो, जो दिल करे। अच्छा यहाँ पर ए है तो ए का मतलब क्या हो गया, ऑल बोल दो, होल बोल दो, या एग्रीगेट बोल दो। सिग्मा वर्ड याद है आप लोगों को, 10th क्लास में आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा सिग्मा, सिग्मा FI डिवाइड बाई सिग्मा FI, याद है। सिग्मा मतलब होता है ना टोटल। तो यहाँ पर अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल ओवर इकोनॉमिक है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि इकोनॉमिक्स को रैगनर फ्रिश ने माइक्रो एंड मैक्रोज में डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड किया होगा, ये मैंने पूछा था आपसे। क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस लिए डिवाइड किया, आवाज़ नहीं आती यार, बेकार हो तुमसे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम प्रॉब्लम्स, बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहे हैं। कौन से प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अब बिलीव करोगे तो मैं एक बात बताता हूँ, मतलब पिछले 12 साल में, मेरे को देख के तुम्हें अजीब लगेगा, 12 साल बोलता हूँ तो कई बार बंदा शक करता है, ठीक है, तो नहीं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। पिछले 12 साल में मैंने 10th के बाद 11th-12th में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी 4 CGP हुआ करती थी, बट उन्होंने आर्ट्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज़ ले ली, इकोनॉमिक्स ले ली। कई बच्चे बाय शौक से कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स तो मिलती ही है आपको, फिर साइंस के अंदर बच्चे इकोनॉमिक्स लेते हैं। और चाहे वो कॉमर्स का टॉपर हो चाहे वो आर्ट्स का टॉपर हो, उसका एक ही ड्रीम होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाकर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँ। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों जुनून उसको नज़र आता है कि मैं कुछ करूँगा अपने इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 4 CGP मार्क्स हैं,
या 10th में 40%, 50% मार्क्स होते हैं, बट दे स्कोर्ड इन क्लास 12th 97, 95, 98 ऐसे मार्क्स स्कोर करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर स्कोर करना आसान इसलिए है क्योंकि चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो आसानी से। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अपना पास्ट भूल जाओ यहाँ से, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना। ये इसमें आपसे वो नहीं पूछा जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। कई बार ना जब हमें चीज़ें नहीं आती है और हमें लगता है मैं सीख सकता हूँ इसको, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं। तो सेम वही आपका सब्जेक्ट है। आपको लगेगा मेरे को आ रहा है समझ में, तो आप थोड़ा सा अपना पुशअप करोगे। तो वो पुशअप हमेशा कंटिन्यू रखना, कभी भी सरेंडर मत करना, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो मैंने क्या बोला, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब था यहाँ पर कि हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर किसी की अलग हो सकती है। यानी कि क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल की अलग नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात आपको पता है कि जो प्रॉब्लम मेरी हो शायद वो आप सबकी ना हो, शायद जो आप सबकी प्रॉब्लम हो वो मेरी ना हो। तो कहने का मतलब कि एक प्रॉब्लम्स की स्टडी करना, किसकी स्टडी करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करना। यानी कि हम उसको कैसे करें, इंडिविजुअल लेवल पे करें या फिर एग्रीगेट लेवल पे करें। यानी कि हम अगर मान लो कोई मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, जैसे कि देखा होगा अभी आपने, अभी जो कोविड-19 हुआ उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्या वर्ड मैंने बोला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको पता है कि हर किसी को गेहूं दिया गया, चावल दिया गया, तो इसे हम बोलते हैं पॉलिसी बनाना। क्या बनाना, पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी बनी ये सबको देख करके बनाई गई थी या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को देख करके बनाई गई थी। ऐसी जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगी वो सबको देख करके करेगी या एक को देख करके करेगी, है ना। लेकिन अगर गुड्स का कोई भी गुड्स है ना, अब उस गुड्स का जो प्राइस होगा वो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिसाइड करेगी जो उसको बना रही होगी। लेकिन अगर उसे लगेगा कि मार्केट में डिमांड नहीं होगी इस चीज़ की, तो वो प्राइस को रिड्यूस करेगी, फ्लक्चुएट करेगी कि नहीं करेगी। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम हर किसी की अलग अलग हो सकती थी। तो हमने प्रॉब्लम को ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को अलग कर दिया और एग्रीगेट की प्रॉब्लम्स को अलग कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि सारे इंडिविजुअल्स मिल करके क्या बनते हैं, एग्रीगेट। बात होगी क्लियर यहाँ तक। तो कहने का मतलब बहुत सिर्फ, अभी और डेप्थ में आएंगे थोड़ी देर में, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिससे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी को अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए कि एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या होती है और एक एग्रीगेट की प्रॉब्लम क्या होती है। आई थिंक कि आपको आज के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी। माइक्रो आपका 11th क्लास का पार्ट है और मैक्रो आपका क्लास 12th का पार्ट है। इज इट ओके? वरना अगर आप क्लास 12th में अगर 2017 से पहले पढ़ते तो माइक्रो एंड मैक्रो क्लास 12th के पार्ट थे। ये बात मैं आपको शायद पहले ही कवर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके साथ डील करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसके साथ डील करते हैं, इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स के साथ, या इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में। थोड़ा दिमाग तेज दौड़ाना, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर है और हो सकता है आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और तब आपको दिखा ऐसा तो करने की नौबत नहीं आएगी। खैर, तो क्वेश्चन आ गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट हम डिफरेंस के बारे में बाद में आएंगे, पहले समझ लेते हैं। तो माइक्रो के अंदर किसकी स्टडी करी जाती है, इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है। मैक्रो के अंदर एग्रीगेट, ऑल की स्टडी करी जाती है। एग्रीगेट वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑल मत लिखना। ऑल तब लिखना जब मर जाओ, ऑल वर्ड तब यूज़ करना जब बिल्कुल ही खत्म हो जाओ। तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा वर्ड है, एग्रीगेट। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डील्स अबाउट इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, राइट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डील्स अबाउट एग्रीगेट प्रॉब्लम। नो नीड टू मगअप, कोई जरूरत है रट्टा मारने की। अच्छा, माइक्रो वर्ड बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज MIKRO। माइक्रो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के MIKRO। एज इट इज मैक्रो वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज दैट इज MAKRO। 2 वर्ड हमें 2 चीज़ पता चल गई। अच्छा, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी डेफिनेशन अच्छे से लिखते हैं। अच्छे से क्या मतलब है आपके टीचर्स की भाषा में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है ना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी of economic problem, where we study of economic problem at an individual level is called microeconomics. Microeconomics is that branch of economics where we study of economic problem at a individual level, एक definition, at a small level दूसरी definition, at a lower level तीसरी definition। कितनी definition बन गई, खत्म कहानी।
तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स खुद ही बोल दोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल, एज अ ऑल, एज अ एग्रीगेट। क्लियर कहानी यहाँ तक? समझ में आ गई डेफिनेशन? कितने डिफरेंस कर लिए तुम लोगों ने? 3। कितने डिफरेंस कर लिया? 3। क्लियर बात यहाँ तक? समझ में आई कहानी यहाँ तक? अच्छा, एक बात तो मैं और बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक ब्रांच वर्ड बोला। मैंने क्या वर्ड बोला? ब्रांच। तो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्लिक्ट नहीं आया और तुमने कोई क्वेरी भी नहीं करी क्या इकोनॉमिक्स से 2 ही ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो? नहीं। हम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट की प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, वैसे हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स बोले तो रोड कैसा होना चाहिए, रेलवेज कैसे होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट कितना होना चाहिए, टैक्सेस कितना लगना चाहिए, टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स भी होता है। इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक स्पेशल ब्रांच के बारे में डील करते हैं, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम केवल और केवल वो मुद्दे उठाएंगे कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है। कोई इकोनॉमी मान लो बहुत सालों से ग्रो नहीं करी है, जैसे इंडिया की हालत थी 1947 से पहले हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थे। अभी भी हालांकि हमें डेवलप्ड नहीं कहा जा सकता, हम लोग डेवलपिंग है। अभी भी हमें क्या नहीं कहा सकता? डेवलप्ड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस रोड से तुम चलकर आते हो उसकी हालत देख करके तुम नहीं कह सकते यू आर रिसाइड इन अ डेवलप्ड कंट्री, राइट या रॉन्ग, है कि नहीं? और जब तुम इंटरनेट पे वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता चला था कि बीच में एक बार अगर बफरिंग हो गया तो उसका मतलब समझ में आता है कि नाउ वी आर डेवलपिंग। अभी भी हम डेवलप कर ही रहे हैं, डेवलप्ड नहीं है। एनी हाउ, ठीक है कि नहीं? तो कौन कौन से ब्रांच हो गए? पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की भी स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है बेसिकली, लाइक अगर आपको कोई चीज़, मान लो आपके यहाँ पे प्याज महंगा है और प्याज की प्रोडक्शन नहीं हुई है, तब आप प्याज खरीदोगे, किससे खरीदोगे? दूसरी कंट्री से खरीदोगे। अब जब दूसरी कंट्री से खरीदोगे तो आपके पास एक ही कंट्री तो ऑप्शन नहीं होगी, बहुत सारी कंट्री ऑप्शन होगी। तो जब आप उससे खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी तो बात होगी कि वो मेरे से क्या खरीदता है, या प्राइस सस्ता कहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें थ्योरीज आती है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज आती है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया आपके पास। इसी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, देखा होगा आजकल हम बहुत टसन में बाइक बुलेट वगैरह चलाते हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह फोड़ते हुए। उसके साथ साथ हम धुआं करते हुए चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शंस करती हैं, पॉलीथीन वगैरह, चिमनी से धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब इन्वायरमेंट को लॉस करती है कि नहीं करती है? इन द लास्ट आपको इन्वायरमेंट को भी तो बचा के चलना है। तो इकोनॉमिक्स में अगर मान लो कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है या नहीं है? कुरकुरे खा लिया, मज़ा आ गया, जो भी प्रोडक्ट तुमने खाया उसमें किस में रखा हो? तो प्लास्टिक के अंदर, और प्लास्टिक तुम ऐसे ही फेंक देते हो। सोचा उसका अगर वो रीयूज़ ना हो तो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन की क्या होगी? उससे फर्टाइल कैपेसिटी कम होगी। तो ये सोचने वाली बात है, कभी हम सोचते नहीं हैं। अब देखा होगा आपने, जैसे कि जो कार वगैरह सीएनजी चलाते हैं हम लोग, तो मीथेन गैस इसमें से निकलती है, जिस कारण से आप दिल्ली के अंदर तो देखते हो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन वाला टाइम आता है ठंड के टाइम में। मास्क तो पहनने की आदत तुम्हें पहले से ही पड़ी हुई थी, उसके तुम हैबिचुअल नहीं थे। तो कोविड-19 की वजह से तुम पूरे के पूरे उसके क्या हो गए? हैबिचुअल हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं। तो चीज़ें बहुत सारी है पढ़ने के लिए, बट आपको क्या करना है? फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ये आपके आने वाले टॉपिक्स अगर आप और ज़्यादा आगे जा करके पढ़ते तब। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी आती है उसके अंदर स्टडी करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो माइक्रो में आपने ये चीज़ देखा अच्छे से, क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो तो यहाँ पर पढ़ते टाइम मैं बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ, ये मेरे हाथ में मार्कर है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आज तक तुम्हें हमेशा जब ये सिखाया जाता था y इक्वल्स टू क्या होता है? fx, y इक्वल्स टू fx। इसका मतलब समझ में नहीं आया, कितनों को इसका मतलब समझ में आता है? y इक्वल्स टू fx, इसका मतलब आई थिंक समझ में आया या नहीं आया, आई डोंट नो कि 10th तक आपको टीचर ने कैसे बताया, ठीक है। अब समझो ध्यान से, मैंने कहा ये मार्कर है, मार्कर जब प्रोड्यूस करूंगा तो क्वांटिटी होगी इसकी, क्या होगी? क्वांटिटी। तो मान लो मैंने क्यू से दिखा दिया क्वांटिटी, और ये क्या है? मार्कर। तो मार्कर को मैं एक्स ले लूँ, चलेगा यहाँ तक? अब ये मार्कर बनता किस किस से है? इसके लिए क्या क्या चाहिए? लेबर चाहिए, हाँ या ना? बिना लेबर के तो नहीं बनेगा। मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब प्लास्टिक वगैरह जो हो सकता है ना। अच्छा, क्या क्या चाहिए? तो वो मैंने उसे बोल दिया फैक्टर। क्या बोला मैंने उसको? फैक्टर। यानी कि इस मार्कर एक्स क्या है? मार्कर, और ये क्यू क्या है? आउटपुट, यानी कितने मार्कर बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर डिपेंडेंट है? अभी आपने देखा, लैंड, बोलो, लेबर, कैपिटल, पैसा तो बिना तो काम ही नहीं चलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, भैया बिजनेस करने वाला भी तो चाहिए, और रॉ मटेरियल। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये सब क्या होते हैं आपके? वेरिएबल। यही बार बार वेरिएबल आप सुनते थे, यानी कि ये जितना बढ़ेगा, ये जितना लगाओगे उतना आउटपुट आएगा। यानी कि कहने का मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट, बोलो, और इसे क्या बोलते हैं?
आउटपुट, यानी कि जब तक इनपुट नहीं लगाओगे तब तक आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। तो बेसिकली ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। तो बार बार हम वेरिएबल्स की बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या? लाइक एक इंडिविजुअल किस किस से अफेक्ट होता है? प्राइस से अफेक्ट हो सकता है। मान लो मार्केट में जैसी प्राइस अप या डाउन जाते हैं तो आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ या ना? जैसी प्राइस अप या डाउन होगा तो आपकी इनकम पे इफेक्ट होगा। मान लो अगर ये मार्कर है 30 का खरीदा था मैं, 20 का हो गया, मेरे 10 रुपये की कैपेसिटी बढ़ गई, मैं 10 रुपये का और कुछ खरीद सकता हूँ। मेरी इनकम, जो मेरी इनकम थी, इनकम की परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। अब जैसी सब्जी महंगे होते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है थोड़ी सी, और जैसी सब्जी सस्ते होते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि जो पैसा बचाते हो कहीं और खरीद लेते हो वहाँ पर। तो बेसिकली ये सब है। अच्छा, तो कहने का क्या मतलब, जैसे तुम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ बात नहीं चल रही बाहर की, बहुत अच्छी बात है ये। हालांकि कई बार ना कुछ बच्चे पढ़ते रहते, बैठे बैठे ही कुछ अलग दुनिया में खो रहे थे, तारे टमटमा रहते थे, इधर तो मार्कर फेंक के हमारा कहाँ खो रहा है, तो तुमसे दिमाग में आता है नहीं मैं तो यहीं था। ठीक है, ध्यान सुनना। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बाहर से कोई मतलब नहीं है, राइट या रॉन्ग? कोई मतलब नहीं है बाहर से। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि बाहर से जब आपको कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब तुमने क्या एज्यूम कर लिया? बाहर सब कुछ सही चल रहा है। तुमने क्या एज्यूम कर लिया? बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? ठीक चल रहे हैं। जब तुम बाहर रहते हो तो तुम्हें मेरे बारे में ख्याल आता है क्या? या क्लासरूम के बारे में ख्याल आता है? नहीं ना। तब तुम क्या एज्यूम करते हो? हाँ, सब कुछ सही होगा जब अगले दिन आते हो तो क्लास में, राइट या रॉन्ग? तो सेम यही चीज़ कहने का मतलब, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, रिमेंबर दैट, जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि मैक्रो के वेरिएबल्स इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के डिसीजंस, टैक्स रेट बढ़ा दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, यानी कि मान लो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया या रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस सस्ते हो गए हैं या महंगे हो गए हैं, तो इन बातों का इंडिविजुअल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। अगर हम ऐसा एज्यूम करके नहीं चलेंगे तो डे टू डे लाइफ में ना जाने चीज़ें कैसे बदलती है, हम उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बात आ गई समझ में या नहीं आई है? मैंने क्या बोला कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्लियर? एज इट इज जब हम मैक्रो की स्टडी करेंगे तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि माइक्रो के वेरिएबल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल में आप लोग डिमांड, सप्लाई, मार्केट। अच्छा, यहाँ पर जो मार्केट की बात हो रही है ये इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है, यानी कि आपका जो लोकल एरिया का मार्केट होता है वहाँ पर। ये पूरी इकोनॉमी के मार्केट की बात नहीं हो रही है। पूरी इकोनॉमी के मार्केट मैक्रो का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल। अच्छा, एक फर्म मतलब कोई भी कंपनी, एन इंडस्ट्री बोले तो मान लो कोई कार की इंडस्ट्री हो गई, चप्पल जूतों की इंडस्ट्री हो गई, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कितना लिख देंगे हम एग्जांपल। ठीक है, तो फिलहाल एक बेसिक सा एग्जांपल। ऐसे अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, मैक्रो के एग्जांपल, तो यहाँ पर हो गया एग्रीगेट डिमांड, एडी लिख दूँ। एडी मतलब यहाँ पर डिमांड इंडिविजुअल की हो रही है, यहाँ पर डिमांड पूरी इकोनॉमी की हो रही है। क्लियर? ऐसे यहाँ पर एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, कि नहीं? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पॉवर्टी हो जाएगा। पॉवर्टी इंडिविजुअल की भी समस्या हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल को पॉवर्टी काउंट नहीं करते हैं, पूरे सबकी। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पूरी इकोनॉमी की इनकम। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट समझ में आता है सबको? आपने बार बार सुना होगा $1 इक्वल टू 70 रुपये, 72 रुपये, है कि नहीं? बहुत जल्दी आपको जवाब ही मिलेगा इसका क्यों होता है ऐसा, एक साल के बाद। 12th क्लास का टॉपिक है खैर आपका। तो $1 70 क्यों है, 80 क्यों है, ये भी समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके टीचर के ऊपर, वो कैसा पढ़ाता है। ठीक है कि नहीं? तो एक्सचेंज रेट हो गया यहाँ पर। तो बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर? तो ये एग्जाम्पल। तो जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल्स को क्या एज्यूम करके चलेंगे? कांस्टेंट होते हैं। जब मैक्रो की स्टडी करेंगे तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे? माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं। राइट? यहाँ तक फिर बोल रहा हूँ एक बात, अभी तक आपने क्या क्या डिस्टिंग्विश करा? आपने करा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिकली इंडिविजुअल के साथ डील करता है, मैक्रो एग्रीगेट के साथ, माइक्रो ग्रीक लैंग्वेज के MIKRO, मैक्रो ग्रीक लैंग्वेज के MAKRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ
इंडिविजुअल लेवल। समझ में आ गया ना डेफिनेशन, मैक्रो की सेम डेफिनेशन। फिर आपने क्या माइक्रो के एग्जाम्पल देख लिए कुछ, फिर मैक्रो के एग्जाम्पल देख लिए आपने कुछ, बात आई समझ में कि नहीं आई। अच्छा, फिर आपने क्या एक चीज़ और है जब एज्यूम करने वाली, एज्यूम में क्या आपने सीखा कि व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स देन वी एज्यूम मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। सेम एज इट इज वी आर स्टडिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स देन वी एज्यूम माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। बात आगे समझ में यहाँ तक? कितने डिफरेंस हो गए आपके सामने? अब 5 हो गए, एक आध और कर लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट से, जगह की कमी है, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अब। हमने एक तो देखो हमेशा ये बात याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन दिया गया, मतलब आपने देखा कि इकोनॉमिक्स फादर कौन है? एडम स्मिथ। ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरी ऐसी है जो खास करके एक बंदे के आसपास घूमती है, उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। तो अगर खुदा ना खास करे कभी क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या हो गया आपका? एल्फ्रेड मार्शल। ऐसे ही अगर मान लो कभी ये आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एक तरीके से पूरी की पूरी थॉट ही बदल गई। आप लोगों ने हिस्ट्री में एक बॉक्स के अंदर एक टॉपिक लिखा होता था महामंदी का दौर 1930 1929, कभी गौर किया? द ग्रेट डिप्रेशन 1929, पढ़ा ही नहीं कभी हिस्ट्री, ठीक है। एनी हाउ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया उस टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर, उनका नाम था J.M. केन्स। J.M. केन्स। इनके बाद इकोनॉमिक्स की थॉट थोड़ी सी अलग हो गई। हालांकि अगर थॉट की बात मैं कहूँ तो याद होगा मैंने शायद कहा था कि कुछ लोग बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को क्या कर सकती है? बचा सकती है। कई लोग कहते थे कि टैक्सेस क्यों लगाते हैं इकोनॉमी के अंदर। कई लोग कहते थे कि टैक्सेस से गवर्नमेंट को इनकम होगी जिससे वो गरीब लोगों का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे और कहीं ना कहीं वेलफेयर करेंगे एक तरीके से। तो थॉट्स थी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि माइक्रो का फादर कौन है एक तरीके से, और मैक्रो का फादर क्या है? J.M. केन्स, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्टडी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ की स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ की स्टडी की जाती है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी फील्ड या स्कोप क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जो बात करते हैं वो करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है प्राइस के कम होने से या ज़्यादा होने से। कंज्यूमर की इनकम जितनी होती है उससे वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करता है कि उसे अपने पैसे कहाँ पे खर्च करने चाहिए, वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो जब कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर के बारे में भी पढ़ना क्या है? बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मार्केट बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं या मार्केट थ्योरी के बारे में। मार्केट बहुत बड़ा चीज़ है। मार्केट जब समझ में आ जाती है ना जिस इंसान को, वो बहुत कुछ कर सकता है। एक ऑनेस्टली बोल रहा हूँ एक बात, तो किस किस स्टडी करते हैं? कंज्यूमर। अच्छा, इसको एग्जांपल में मत ठूस देना। डिमांड सप्लाई में क्या करा? एग्जांपल याद है? कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल है। लाइक एक मैं आपको और एग्जांपल दूँ, गेम थ्योरी हो गया। गेम थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। गेम थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम स्ट्रैटेजी देखते हैं लोगों की। मान लो 2 चोर को आपने एक साथ पकड़ लिया, अब दोनों में से कोई बक नहीं रहा है कि किसने चोरी करी या क्या किया। तो एक को कहो कि मैं तुझे ना छोड़ दूंगा अगर तू सच बोल देगा या दूसरे की बात बता दे। तो यहाँ पर दोनों की चाल देखी जाती है। वैसे ही जब मार्केट में प्रोड्यूसर जब चीज़ें बेचते हैं, लाइक मेरे हाथ में मार्कर शायद कैमलिन का होगा, रेनॉल्ड्स का होगा, तो वो दोनों क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है और मार्केट में बेचना भी उन लोगों को। तो अब कौन अपनी स्ट्रैटेजी ज़्यादा चलेगा? लाइक पेप्सी और कोक का मार्केट बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। तो कोक के बहुत सारे ब्रांड है, सब्स्टिट्यूट। लाइक आपने देखा हो कोक में आपका, तुम कोक नहीं पीते हो क्या? तुम्हें एग्जांपल नहीं पता कोक के? स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया। थम्स अप किसका प्रोडक्ट है? कोका कोला का प्रोडक्ट है ना। तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है ऐसे। लेकिन पेप्सी क्या है? उसके सब और कोई प्रोडक्ट देते हैं। अब ऐसे पार्ले का देखा होगा, केवल फ्रूटी लेके कूद गया अकेला मार्केट में। लेकिन माजा किसका है? कोक का प्रोडक्ट है। बट तो कोक बहुत बड़ा मार्केट साइज कवर करता है। कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर पानी नहीं मिलेगा ना पीने के लिए आपको, वहाँ पर कोक जरूर मिल जाएगा पीने के लिए आपको। ऐसा बिलीव ना हो तो कभी कभी बहुत सुनसान एरिया में पहुँच जाओ कभी, ठीक है, वहाँ पर दुकान पे ना पानी ना हो लेकिन कोक की बोतल जरूर मिल जाएगी। सोच के देखो सप्लाई कितनी बड़ी है उनकी, या उनकी चैन कितनी बड़ी है।
गलत चीज़ नहीं सीखी जाती, ये सीखो कि मार्केट कैसे रीच करी जाती है वहाँ पर। जैसे इंटरनेट की हमारी पहुँच आज के टाइम में अगर हो तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं एक तरीके से, ठीक है कि नहीं। तो गेम थ्योरी हो गया इसके अलावा, ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं कि वेलफेयर कैसे हो इंडिविजुअल का, तो ये चीज़ क्या है इसके स्टडी के फील्ड है। ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। अब बच्चा कहेगा कि नेशनल इनकम तो अभी आपने उसमें एग्जाम्पल में लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी की पूरी इनकम को एस्टिमेट करते हैं। बार बार आप जीडीपी सुनते आए थे ना, जीडीपी, हालांकि जीडीपी कुछ नहीं होता है। जीडीपी के अलावा एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जीवीए, एनवीए, बहुत सारे टर्म्स होते हैं वहाँ पर। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल कि आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं इस टाइम, मेरी जेब में कितना पैसा है, पूरी इकोनॉमी के जेब में कितना पैसा है, आरबीआई के पास सब कुछ का हिसाब किताब है। ऐसी बैंकिंग के अंदर कैसे आपको लोन मिलता है, कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो करता है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं, तो ये सब किसके टॉपिक्स हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर लाइक हम लोग बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जहाँ पर हम लोग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखते हैं, क्या रखते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखते हैं। लाइक हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से कितना ट्रेड करते हैं, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री से कितना ट्रेड करते हैं, तो इसका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एक्सचेंज रेट के बारे में स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, एक्सचेंज रेट की स्टडी करते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए या इनकम इक्वालिटी कैसे करी जाए। इनकम इक्वालिटी का मतलब समझ में आता है क्या होता है, हर किसी के पास लगभग बराबर पैसा हो, यानी कि इनकम अनइक्वालिटी को क्या करा जाए, कम किया जाए, लोगों के डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो दीज आर द एग्जांपल्स, बतेरे एग्जांपल्स है ऐसे, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं अभी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना एक ही क्लास में खतरनाक हो जाता है कई बार, अभी तो स्टार्ट हुई है और सीधा धड़ाम गिर जाओगे। अच्छा, क्या क्या बात कर ली हमने, अभी दो चीज़ बात और यहाँ पे कर ली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। अच्छा, माइक्रो की स्टडी फील्ड क्या क्या है, बेसिकली आपने ये देखा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और इसके अंदर मैं अगर ऐड करूँ तो लाइक मैं अगर बात करूँ मेन थ्योरी, क्या मेन थ्योरी, यानी कि सारा का सारा फोकस किस पे होता है। माइक्रो के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखा जाता है एंड मैक्रो को के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान किसके लिए रखाता है। तो माइक्रो को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइस थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट, देखो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, मार्केट हो, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो किससे अफेक्ट होता है, प्राइस से। यानी कि प्राइस जैसे ही मार्केट के अंदर अप या डाउन होती है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हलचल मच जाती है तीनों के अंदर। हालांकि हम इतना विजुअलाइज नहीं करते क्योंकि हम एज ए इंडिविजुअल नहीं सोचते हैं उसके बारे में। ऐसा तब सोचते हैं जब अखबार में सीधा खबर आती है कि अमूल दूध 56 रुपये से 57 का हो गया। देखते देखते 36 रुपये का या 34 रुपये का आता था, मैंने 16 रुपये से स्टार्ट किया था, 16 रुपीज़ से जब मैं लेने जाता था, और वो कहाँ पहुँच गया 56 का। तो कहने मतलब इनकम की, कंज्यूमर की इनकम भी तो बढ़ रही है ना साथ साथ, लेकिन ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कंज्यूमर की इनकम ना बढ़े साथ साथ, लेकिन प्राइसेस बढ़ती रह रही है। तो फिर कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों के पास पैसे भी पहुंचाने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो माइक्रो की जो मेन थ्योरी है वो क्या है, प्राइस थ्योरी। मैंने आज की क्लास में स्पेशली इस पर ज़्यादा टाइम दिया है कि जिससे तुम कभी माइक्रो एंड मैक्रो के टॉपिक में फंसो नहीं, एक चीज़ क्लियर रहे दिमाग के अंदर। अच्छा, मैक्रो की सेम एज इट इज जो मेन थ्योरी है वो क्या है, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल। अब यहाँ पर प्राइस मतलब एक इंडिविजुअल और जनरल का मतलब क्या हो गया, जो पूरी इकोनॉमी के लिए बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और थ्योरी इसके अंदर बहुत फेमस है, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर ये 3 वर्ड समझ में आ जाए तो तुम्हें पूरे जीडीपी का खेल समझ में आ जाएगा लगभग। देखो, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इसको तुम कहीं से भी उठाकर पटकोगे तो तीनों का मतलब एक जैसा दिखाई देगा। ये क्या है, बार बार ही मार्कर होता है, वाइट बोर्ड है, जो भी चीज़ हमारे सामने, मोबाइल वगैरह, ये सब क्या आउटपुट है हमारे लिए, गुड्स है एक तरीके से। अगर ये चीज़ें प्रोड्यूस्ड होंगी, अगर ये चीज़ें इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। अब जब लोग रोज़गार करेंगे तो उनको क्या मिलती है उसके बदले में, इनकम भी तो मिलती है। फिर इनकम मिलेगी तभी तो वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। किसके ऊपर खर्च करेंगे, गुड्स के ऊपर। यानी कि डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी फिर सप्लाई बढ़ेगी उतनी ज़्यादा। तो कहने का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो मैक्रो की मेन थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जो कि आपको सौभाग्य मिलेगा पढ़ने का 12th क्लास में। पूरी की पूरी एक यूनिट है आपकी ये। खत्म कहानी। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस देखे आपने माइक्रो और मैक्रो में, और दैट इज़ सफिशिएंट। हालांकि और भी लिखने को हम लिख सकते हैं इसके अंदर,
कितने डिफरेंस लिखे होंगे आप लोगों ने? 7-8 तो आई थिंक हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हाँ, माइक्रो वर्ड आपने देखा, बेसिकली इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो के अंदर एग्रीगेट की। फिर माइक्रो वर्ड कहाँ से मिला? मैक्रो वर्ड कहाँ से मिला? ग्रीक लैंग्वेज से। फिर आपने क्या देखा? माइक्रो एंड मैक्रो को प्रॉपर डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फिर आपने दोनों के एग्जाम्पल्स देखे। फिर आपने देखा कि जब माइक्रो की स्टडी की जाएगी तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, मैक्रो की जब स्टडी करेंगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स को क्या करेंगे। जब इकोनॉमी में ये कांस्टेंट वर्ड का थोड़ा सा खेल और समझा दूँ। मान लो जब गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि मुझे टैक्स रेट बढ़ाने हैं, तो टैक्स रेट बढ़ाने से तुम्हें पता है मार्केट पे इफेक्ट जाएगा, कंज्यूमर पे इफेक्ट जाएगा। लेकिन मार्केट में जब टैक्स के बारे में सोचा जाएगा तो इनके बारे में क्या करा जाएगा? एक मिनट के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर जाएगा कि जल्दी से इंपैक्ट ये नहीं डालने वाले हैं। वरना अगर हम इनके इंपैक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें तो हम कभी भी टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी की हालत को सोच के चलते तो क्या हम लॉकडाउन कर सकते थे कभी भी? हालांकि हम लोग क्या है, फेडरलिज्म में आते हैं, है कि नहीं? तुम पूरे के पूरे क्या स्वतंत्र हो, है कि नहीं? एनी हाउ, ये समझ आ गया पूरा का पूरा माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस? क्लियर होगी कहानी? लिख लोगे अच्छे से पूरा का पूरा? पक्का नोट डाउन करो। फिर आगे चलते हैं चैप्टर के हिस्से में। किन्स, KEYNES, किन्स, JM किन्स। चलिए, तो फाइनली अब हम अपने इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं और अपने दिमाग से एक डाउट क्लियर करेंगे। एक तो हम इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। बार बार इकोनॉमी की वर्ड आ रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? क्लियर? देखो एक बात दिमाग में अच्छे से रखना कि कभी भी इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और भी लिख दूँ इकोनोमाइज, ठीक है। कभी इनमें कंफ्यूज मत होना। एक बात हमेशा देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। जैसे आप कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके फंडामेंटल्स को क्या कर सके हम लोग, सॉल्व कर सके। इकोनॉमी क्या है अभी बात करेंगे। इकोनॉमिक क्या है? यानी कि वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है, वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट। अब मंदिर में जाकर आरती के टाइम में घंटी बजा रहे हो, ये प्रॉफिट के लिए एक्टिविटी नहीं है। कोई रोड पे गिर गया, उसको उठा दिया, ला पैसे ला, ठीक है। तो कोई ब्लाइंड है, उसको रोड पर कर पैसे ला, 10 रुपये पार कर देना रोड। तो ये इकोनॉमिक कमाने के भाई तरीके होते, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट अ पर्सन हु नो एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, ठीक है। जैसे एक हर बंदा अपने सब्जेक्ट का डॉक्टर होता है। तो कई बार जब अभी मैं जैसे कि 1.5 से 2 साल बाद मेरे को डॉक्टर ने मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा तो अच्छा आप डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन, ऐसा नहीं है डॉक्टर का मतलब। डॉक्टर मतलब कि आपने उस सब्जेक्ट में क्या कर ली है, PhD कर ली है। बात आगे समझ में आता है? तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, इकोनॉमाइजिंग वर्ड भी बोला है, यानी कि जब हम किसी भी रिसोर्स का बेहतर से बेहतर यूज़ करना सीख जाते हैं तो हम उसे क्या वर्ड बोलते हैं, इकोनोमाइज। हमने उसका इकोनोमाइज करा यानी कि अच्छे से अच्छे तरीके से उसका क्या कर लिया, यूज़ किया है। रब कर दो इस हिस्से को। अच्छा, प्रोफेसर बावले, बावले है उनका नाम, बावले मत बोलना, ठीक है। प्रोफेसर बावले जो हैं उन्होंने इकोनॉमी को बड़ा ही अच्छा डिफाइन किया है, ठीक है। बावले, हाँ, जो प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते हो ना 10th क्लास पढ़ के आओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारी थ्योरम है। हालांकि तुमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो तो A पढ़ा है खाली प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी तो मतलब इतनी वास्ट है ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर बात करें हम लोग, इतना वास्ट है प्रोबेबिलिटी। जब तुम अगर पढ़ते चले जाओगे उसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ इन द सेंस जब आप रिसर्च लेवल तक पहुँचोगे आपको लगेगा कि मतलब क्या पढ़ लिया। हर एक चीज़ के अंदर डेप्थ में है पूरा का पूरा, ठीक है। सो इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और मैथ्स नहीं ली है तो ज़िंदगी बेकार है। अगर आगे जाकर मन कर रहा है कि मैं रिसर्च करूं तब की बात कर रहा हूं। अब ये नहीं कि कल ही जाकर के मैथ्स ले लो, अगर इंटरेस्ट है तब लेना, वरना 12th के बाद भी अब तो NEP आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं तो इकोनॉमिक्स के साथ मेडिकल पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा, बायो के साथ एक बच्चा कहता है मैं पोल साइंस भी पढ़ सकता हूँ। ये भी तो गाइडलाइन आ गई ना, अब जो मर्जी पढ़ो। फिर गवर्नमेंट कहेगी नहीं ऐसा नहीं है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा, तो मिक्सअप हो सारे के सारे। तो वहाँ पर तो चॉइस ही चॉइस है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा वैसे उसको पता नहीं होता, भेड़चाल चलता है। भेड़चाल तुम रोड पर जिसको देख लो ना, अच्छा खासा बंदा देखेगा, कोट पैंट पहन के 2-3 इंग्लिश बोला है, हाउ, हाय हाउ आर यू, ओके फाइन, तो अच्छा है, वेल पर्सनैलिटी है ना, टाई वाई पहन रखा है। नहीं देखा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बहुत कुछ लगा हुआ है, कोट वोट पहन के बैठे हुए हैं, तो लगता है हाँ भाई अच्छी खासी सैलरी होगी, वो जेब से खाली होता है बंदा,
अगर ठीक से उसके बारे में पूछोगे समझोगे तो। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी के बारे में ऐसा कह करके, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी किसी के एकदम से किसी को देख करके वैसा मन नहीं बनाना चाहिए। मैंने बोलता फर्स्ट एम्बिचुअस नहीं होना चाहिए हमें कभी भी। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, हमें हमेशा अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लिमिट रहने से हमें पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। किसी को देख करके फॉलो मत करो कभी भी, अपनी लिमिट डिसाइड करो, मैं इसके हिसाब से ये कर सकता हूँ और ये मेरी कैपेसिटी है। टॉपर बनना है ये नहीं अब टॉपर की वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे कि टॉपर कैसे बनते हैं, इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कैसे लाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो टॉपर बना से पूछा तुमने टॉपर की वीडियो देखी थी क्या? नो, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं देखने के लिए। तो ये भी समझ के चलना थोड़ा सा। इकोनॉमी की डेफिनेशन बाउले ने बहुत ज़बरदस्त दी थी, उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले इकोनॉमी को समझते हैं क्या। देखो, मैं, आप, हम सब किसी ना किसी तरीके से इस इकोनॉमी का पार्ट है। अगर ये पार्ट अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया तो लॉकडाउन ने समझा दिया। जब रोड पे चिड़ियाँ भी नहीं चहचहाती थी ना, जब रोड पे सन्नाटा धड़ा होता, 2 महीने ऐसा लगता था अंधेरा कायम रहे वाला, बिल्कुल रोड पे आप बाहर निकलो कोई दिख तो नहीं रहा, सबसे पहले पुलिस के डंडे दिखते थे, कहीं तो दिख तो नहीं रहा कुछ भी। तो कहने का मतलब उस टाइम क्या समझ में आया लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि हमें ना एक दूसरे पे ही डिपेंडेंसी है। लाइक मेरी कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम पढ़े ना हो। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ बेचे जा रहे हो मार्केट में, अगर कंज्यूमर ही नहीं दिखाई देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस गुड्स की सड़ जाएगा पड़ा। तो हमने क्या सीखा कि हम एक दूसरे पे ही क्या रहते हैं, डिपेंडेंसी है हमारी। और कहीं ना कहीं एक बंदे का खर्च दूसरे बंदे के लिए इनकम होती है और दूसरे बंदे की इनकम तीसरे बंदे के लिए खर्च हो सकता है। तो कहने का मतलब एक चीज़ तो हमने सीख ली ना कि ह्यूमन ही एक दूसरे का काम आएगा और तो कुछ नहीं है पर। तो सेम इकोनॉमी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग क्या है, इंगेज्ड हैं, मतलब लगे हुए हैं किसी ना किसी काम में। बेसिकली वो काम क्या हो सकते हैं, तो 3 काम डिवाइड करते हैं। लाइक प्रोडक्शन बोल दो एक तरीके से। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या है, किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट हैं। यानी कि कई बंदे कंजम्पशंस करते हैं, कई बंदे क्या करते हैं, प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कहाँ होता है, मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या वर्ड यूज़ कर दिया हमने इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज़। यानी कि इकोनॉमी क्या है, एक प्रोसेस है। बोलो हाँ या ना। इकोनॉमी क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग क्या है, इंगेज्ड हैं। क्या है, लोग इंगेज हैं किस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो कई बंदे प्रोडक्शन करते हैं, कई बंदे कंजम्पशन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करना है तो चीज़ें बना रहे हो, कंजम्पशन करने के लिए आपको इनकम होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप दोनों मिलकर के तब करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं कहूँ सिंपल सा मतलब कि इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी बेसिकली इज अ प्रोसेस वेयर पीपल्स आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक दे आर डूइंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड इकोनॉमी। या सिंपल सा मतलब बाउले ने इसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोसेस वेयर पीपल इंगेज्ड इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड। बाउले ने क्या कहा, बहुत ही लाइवलीहुड अर्न करने ना, मतलब इन द लास्ट किस लिए कर रहे हैं, पेट के लिए करते हैं। आप रिसर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले क्या प्रायोर है आपके लिए, आपका पेट। तो बाउले ने सिंपल सी चीज़ क्या कही कि ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसमें हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया चीज़ों को। इकोनॉमी क्या है, प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ इन द लास्ट लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, लाइवलीहुड तो अर्न कर रहे हैं। तो बाउले ने क्या कहा, बाउले ने कहा कि इकोनॉमी इज अ प्रोसेस वेयर पीपल इंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और यू कैन से दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। समझ में आया, यानी कि जहाँ पर हम अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। बात समझ आ गई। यह सिंपल, इकोनॉमी इज अ प्रोसेस वेयर पीपल्स आर इंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बात आगे समझ में, क्लियर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमी के टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होगा, क्वेश्चन अच्छा है। 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद हुआ गया तो 1947 में। अब आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने क्या था, गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, कर रही थी गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस। जैसे कि आप रशिया, यूएसएसआर के बारे में रशिया देख लो, उनकी इकोनॉमी कैसी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हालांकि तुमने सोशलिस्ट के बारे में ना पता हो, बेसिकली इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, ध्यान सुनना। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपकी बुक है पूरी की पूरी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी 3 टाइप की होती है
सॉरी, सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है आपका सोशलिस्ट, और दोनों का मिक्सअप मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने कहीं पे गलती से अगर पढ़ लिया हो तो इंडिया की इकोनॉमी का टाइप कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारी इकोनॉमी कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब सारी की सारी बात होती है डिसीजंस की। किसकी बात होती है? डिसीजन की। यानी कि डिसीजन क्या लिए जाएंगे, यानी कि वो डिसीजन क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इकोनॉमिक डिसीजन। ध्यान सुनना, डिसीजन कौन से होते हैं? वो इकोनॉमिक डिसीजन। अब ये इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, या किसके लिए। क्या मतलब? या तो सारा का सारा गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर ले या प्राइवेट सेक्टर। हम सब क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से। और जब आप स्कूल में जाते हो इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम कर रही है। तो हमने अपनी इकोनॉमी का मॉडल ऐसा बनाया 1947 में कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे और गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। आपके पास एयरटेल, आइडिया सुना है ना आपने, बट इसके अलावा BSNL भी सुन लिया होगा गलती से कभी, MTNL भी सुना हो, बट वो बात अलग है, आप उसका सिम यूज़ नहीं करते हो क्योंकि उसकी सर्विस कैसी है सबको पता है। बात मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ कि कई लोग बोले कि मैं कटाक्ष करूँ, मतलब सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जियो का भी तो ये क्या है? प्राइवेट है। तो सबको पता है कि गवर्नमेंट्स के कैसे हैं। 1990 तक, 1990 तक इंडिया में आपको कार लेने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया कारें नहीं दिखती थी, केवल इंडिया की अपनी कार हुआ करती थी। याद है ना कौन सी? जो देखा होगा एक गाड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बेसडर टाइप की, क्या है वो? नहीं याद है मेरे को भी, नाम याद नहीं आ रहा है उसको, क्या बोलते हैं बताओ? अब तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई है। मारुति सुना था? मारुति सुजुकी। तो मारुति का ही एक, मारुति से भी पहले एक बड़ा अच्छा मॉडल होता था, देखा होगा ऊपर रेड लाइट लगी होती है गाड़ी के ऊपर, कई बार देखा होगा कोई। अब तो खैर वो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो महंगी महंगी गाड़ी दे दी है। अच्छा नहीं हो, टार्जन नहीं, टार्जन तो वंडर कार नहीं, ठीक है, टार्जन वाली कार ले रहे हो, ठीक है। मतलब तो कहने मतलब आपको मोबाइल कनेक्शन लेना है, लंबी लंबी लाइन लगती थी, केवल एक ही गवर्नमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल फ़ोन देती थी। फिर आपको जितने भी फैसिलिटी इंटरनेट वगैरह सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। यानी कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा काम करने के लिए था नहीं। तो 1990 के बाद इकोनॉमी को क्या करा गया? ओपन अप करा गया। वो आपके 12th क्लास के टॉपिक है, मैं इसमें घुसा नहीं रहा हूँ बेमतलब में, बट फिलहाल इकोनॉमी की डेफिनेशन में आ गई। और इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट को हम लोग बेसिकली मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात कि जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे और किसके लिए, सारा का सारा मार्केट फोर्स के थ्रू लिया जाए। यानी कि सारा का सारा मार्केट पे छोड़ दिया जाए। मार्केट का कहने मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। तो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस थे वो किसके हिसाब से लिए जाते थे? मार्केट के हिसाब से, या किसी एक बंदे के हाथ में पावर होती थी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सोशलिस्ट क्या थी? सोशलिस्ट का मतलब जहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे, किसके लिए, सोसाइटी को देख कर लिया जाता था। यानी कि हर किसी को क्या करना है? पहुँचाना है। जैसे कि भंडारा देखा ना, भंडारा होता है, भंडारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जब भंडारा होता है तो आपने नोटिस क्या होगा कि हर कोई आता है, खाता है, हर कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। लेकिन भंडारे की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब उसके अंदर आलू डालते हैं ना बनाते टाइम, तो आलू अगर सड़े भी निकल रहा है ना उसके अंदर कुछ, तो हम कहते हैं चल चलन दे। हर कोई, जैसे प्रसाद का पैकेट आपको देना है तो वहाँ पर हर किसी को नहीं मिलता है, अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सोशलिस्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बट सोशलिस्ट का सारा फोकस किस पे था? यानी कि सारा का सारा काम इसमें मैक्सिमम कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। हॉस्पिटल खोलना है, रोड बनाना है, क्या बनाना है, सारा काम कौन कर रहा है इसके अंदर? बेसिकली गवर्नमेंट। लेकिन मिक्स क्या है? जहाँ मार्केट भी अपना काम करेगी और गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी। यानी कि गवर्नमेंट तब घुसेगी मार्केट में जब मार्केट से संभाला नहीं जाएगा। तो इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, बट फिलहाल क्या समझ में आया? जहाँ पर सारे इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्सेस के थ्रू लिए जाए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट्स के थ्रू या सोसाइटी को देख करके ले आते हैं, कौन से डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। और जहाँ पर सारे डिसीजंस मार्केट और गवर्नमेंट दोनों फोर्सेस को मिलाकर के ले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट दिस इज योर पार्ट ऑफ सिलेबस। तो आपके इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और उसके साथ साथ रह गया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? इकोनॉमी की डेफिनेशन जरूर लिख लेना, ठीक है। ओके बाय, टाटा।